तो गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश सर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9, 10th, 11th, 12th की इंग्लिश की जो क्लासेज हैं वह चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं या उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं वॉइस के बारे में। वॉइस एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जिसका बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसी चैप्टर को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, वॉइस मतलब होता है वाच्य या साउंड, जिसको बोलते हैं आवाज़। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या है, एक प्रकार की आवाज़ है, वॉइस है। ठीक है, तो अब देखिए वॉइस हमारा होता क्या है, वॉइस को हम कैसे डिस्कस करेंगे, देख लेते हैं कि वॉइस क्या होता है। वॉइस को हम अच्छे से समझते हैं। ठीक, तो देखिए वॉइस जो है वर्ब का वह फॉर्म होता है। वॉइस वर्ब का वह फॉर्म होता है जो यह प्रकट करता है कि जो सब्जेक्ट है वह स्वयं कुछ न कुछ कार्य करता है। जो वॉइस है वह वर्ब का एक ऐसा रूप होता है, एक ऐसा फॉर्म होता है जो यह प्रकट करता है कि वह कोई न कोई कार्य करता है। यानी वॉइस का जो सब्जेक्ट है वह ये प्रकट कर देता है कि वह कोई न कोई कार्य करता है। आप इसे इस भाषा में भी समझ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई कार्य, सब्जेक्ट है वॉइस जो होता है वह सब्जेक्ट के द्वारा किए गए किसी भी कार्य का परिणाम भुगतता है। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि सामान्यतः किसी कार्य के लिए जो वॉइस होता है वह डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है या इनडायरेक्टली भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने आपको 3 बताया, आप उसमें से कोई भी समझने के लिए पर्याप्त है। लास्ट वाला क्या कह रहा है कि जो वॉइस होता है वह सामान्यतः किसी भी कार्य को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और रिस्पॉन्सिबल नहीं भी होता है। ठीक है, किस रूप में कह रहा है कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है और इनडायरेक्टली भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा वॉइस का परिचय। देखिए जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके जो वॉइस होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं। देखिए अब हमारा एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में, किसी भी वर्ब को एक्टिव वॉइस में तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ न कुछ कार्य करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, कह रहा है कि किसी भी वर्ब को एक्टिव वॉइस तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ न कुछ कार्य कर रहे होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, I write a letter. I write a letter. He writes a letter. ठीक है, I write a letter. He writes a letter. अब देख रहा है कि I write a letter, इसमें हमारा जो वॉइस कैसे पता चलेगा कि हमारा एक्टिव वॉइस है। ये कैसे हमको पता चलेगा कि हमारा एक्टिव वॉइस है। ठीक है, तो देखिए एक्टिव वॉइस को पहचानने के लिए मैंने क्या बताया कि यह किसी भी कार्य को करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो होता है उसका जो सब्जेक्ट है वह कोई व्यक्ति या वस्तु होता है और वह हमेशा किस रूप में होना चाहिए, वह हमेशा सब्जेक्ट रूप में होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट रूप में है तो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो जो मैं है वह क्या है, सब्जेक्ट है, वह इस बात का रिस्पॉन्सिबल देता है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, तो ये जो ही है वह यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, एक सब्जेक्ट को रिस्पॉन्सिबल करता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए इसी तरह एक पैसिव वॉइस, यानी सेकेंड क्या है हमारा, पैसिव वॉइस है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है। ठीक है,
फिर से सुन लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है बल्कि वह किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्टिव वॉइस था वह सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा था, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कार्य किया जा रहा था। लेकिन जो हमारा पैसिव है, जो पैसिव है वह किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य नहीं किया जाता, बल्कि वह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है। वह किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ही है, ये इसका कार्य क्या है, एक पत्र लिखना। ठीक है, आई क्या है, इसका कार्य क्या है, एक पत्र लिखना। ठीक है, तो जब हम इसे पैसिव में ले जाएंगे तो पैसिव का फॉर्मेट में लिख देता हूँ ऑल लेटर, इसको हम बाद में समझ लेंगे। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल के लिए समझा देते हैं। ऑल लेटर, ठीक, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम लोग, रिटेन बाय हिम। ठीक है, इसका बना लेते हैं अ लेटर इज रिटेन बाय मी। ठीक है, आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, हम इसको क्या करेंगे अभी आगे समझ लेंगे कि आखिर ये कैसे बन गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो फॉर्मेट है वह आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इन सबको कैसे सॉल्व करना है, इन सबको कैसे सॉल्व करना है, इससे पहले हम थोड़ा सा और इसे डिटेल में सीख लेते हैं कि आखिर मैं ये कहना क्या चाहता था। देखिए हमारा ये एक्टिव है, एक्टिव जिससे मैंने लिख दिया मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन राइट्स अ लेटर। तो मोहन राइट्स अ लेटर में जो हमारा मोहन है वह क्या है, सब्जेक्ट, मोहन क्या है, सब्जेक्ट्स है, और राइट क्या है, वर्ब है, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यदि आपको ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं आता तो आप एक नियम को फॉलो करेंगे। कौन सा नियम है, सुन लीजिए, कि यदि आपको सेंटेंस कोई दिखता है तो आप उस सेंटेंस के वर्ब को लेकर, फिर से सुनिए, आप उस सेंटेंस के वर्ब को लेकर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन होना चाहिए प्रश्नवाचक वाक्य में होना चाहिए, और जो प्रश्नवाचक शब्द यूज होना चाहिए वो है क्या और कैसे। ठीक है, यानी वाट और विच, वाट और विच को लेकर आप हमेशा, वाट और विच को लेकर आप हमेशा क्वेश्चन करेंगे वर्ब को लेकर, और आपको इससे जो आंसर प्राप्त होगा, आपको इससे जो आंसर प्राप्त होगा वही हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी वाट और विच से हम क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर प्राप्त होगा वही हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो हम बात कर रहे थे एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या हो गया, मोहन राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब हमें इसका पैसिव वॉइस फॉर्मेट लिखना है, तो पैसिव फॉर्मेट में लिखने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है हम पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो ऑल लेटर यहां पर हमने लिख दिया, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, अ लेटर। अब इसके बाद वर्ब है तो वर्ब अपने स्थान पर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इस सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट है। तो जो सिंपल प्रेजेंट होता है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए हो जाएगी इज। तो अ लेटर इज, अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा, हमेशा हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, यानी पैसिव वॉइस में आप हमेशा परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करेंगे। तो अ लेटर इज रिटेन। ठीक है, अ लेटर इज रिटेन। अब इसके बाद देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, यानी पास्ट पार्टिसिपल का हमने यूज कर दिया, तो इसके बाद हम एक प्रीपोजिशन लगाएंगे और प्रीपोजिशन का नाम है बाय। ठीक है, विभिन्न सिचुएशन में वहाँ पर बाय का यूज नहीं होता है, वहाँ पर विथ, टू या अदर प्रीपोजिशन का भी प्रयोग हो सकता है, तो उसको हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अ लेटर इज रिटेन बाय,
अब देखिए ये जो हमारा सब्जेक्ट था, अब इस सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो जब ये मोहन है तो मोहन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर मोहन ही होगा। क्लियर? ये था हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस का फॉर्मेट। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो अब इसके बाद हम लोग जब टेंस परिवर्तन सीख लेंगे तो उसके बाद हमें और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो होता है कि चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस यानी कि हम कैसे टेंस में परिवर्तन कर दे रहे हैं। ठीक है, या आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने टेंस पर एक पूरी वीडियो बनाई है, आप उन्हें जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टेंस में क्या होगा, हम एक तरफ लिख लेते हैं एक्टिव वॉइस और सेकंड लिख लेते हैं पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखिए एक्टिव वॉइस ये इधर हो गया और इधर क्या हो गया, पैसिव वॉइस। अगर आपका टेंस सिंपल प्रेजेंट में है, यदि आपका टेंस सिंपल प्रेजेंट में, देखिए मैं बार बार बताता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट, जब सिंपल प्रेजेंट होगा, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये चला जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, जस्ट अपने आगे वाले में चेंज हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट यानी कि आपके वर्ब में यस या ईएस लगा रहेगा, या जो आपका वर्ब है वह मेन फॉर्म में होगा। ठीक है, मेन फॉर्म में होगा, यानी उसमें एस या एस नहीं लगा। एस या एस कब लगता है, यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है अफर्मेटिव में तो हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ सब्जेक्ट प्लूरल, और यहाँ पर कर देता हूँ सब्जेक्ट सिंगुलर। ठीक है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में एस या एस दिखेगा आपको, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब का मेन फॉर्म दिखेगा, मेन रूप दिखेगा, मुख्य फॉर्म दिखेगा। ठीक है, अब देखिए यदि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मेट रहता है तो आपको दिखेगा डू या डज। नेगेटिव फॉर्मेट में रहेगा तो आपको डू या डज दिखेगा। तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, इज एम आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इज एम आर। तो अब हमें चेंज करना है, जब इसे हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर प्लस वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, अभी मैं इसको डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी हम लोग सीख रहे हैं केवल चेंज ऑफ टेंस। तो अब देखिए एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिए। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वह चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर प्लस वर्ब में हम क्या लगा देते हैं, आई एन जी। लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा इज एम आर प्लस बीइंग। आप याद रखेंगे इसको कि इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, तो आईएनजी कहाँ गया, तो आईएनजी जो फॉर्मेट में चेंज हो जाता है वो फॉर्मेट क्या है, बीइंग है। ठीक है, थर्ड में आ जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वह चेंज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह होती है हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। तो हैज, हैव प्लस बीन। ठीक, देखिए हैज है प्लस बीन यानी हैज बीन और हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ठीक है,
अब देखिए प्रेजेंट, इसके बाद क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं उनका परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पास्ट का जो फॉर्मेट होता है वह चेंज होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो मैं है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल पास्ट हमारा चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि सिंपल पास्ट जो होता है वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह होती है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लगाते हैं और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। यानी अफर्मेटिव के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए क्या लगता है, डिड लगता है। ठीक है, तो जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। ठीक है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। लेकिन इसमें हम बार बार बताते हैं कि पैसिव में क्या लगाएंगे, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल पास्ट के बाद आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है वह चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर प्लस वर्ब में ing। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब चेंज होगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज या वर होती है। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम पैसिव वॉइस में लगाएंगे बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी वाज वर प्लस वर्ब में ing, फिर वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद पास्ट परफेक्ट आएगा हमारा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें ing लगता है तो आप ing लगाएंगे, ing नहीं लगाएंगे, हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, फ्यूचर की बात कर लेते हैं। तो जो सिंपल फ्यूचर होता है, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर चेंज होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए सिंपल फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और शैल। ठीक है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी होती है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा एक आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो फ्यूचर परफेक्ट है वह चेंज हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, तो अब ये फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना पता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग हो जाएगी विल या शैल प्लस हैव बीन, यानी विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई होप आपको ये टेंस परिवर्तन समझ में आया होगा। देखिए एक्टिव से पैसिव हम केवल 8 टेंस का परिवर्तन करते हैं। कौन कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो अब देखिए कि अब हम इसके बाद सीखते हैं कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के
कुछ सामान्य नियम। ठीक है, अब देखिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। आप बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझिए और रूल को भी सीखते जाइए। ठीक है, इतना मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीन साथ ले लीजिएगा, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। करेंगे कि सम जनरल रूल्स टू चेंज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं, ये रूल्स हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब हमेशा क्या होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो हम इससे आइए डिटेल में सीखते हैं क्या कि पहला रूल क्या करा है हमारा कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, नहीं ऐसे देख लीजिए इसको। ठीक है, कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद टेंस देखेंगे कि कौन सा टेंस है। ठीक है, टेंस देखने के बाद जब हमें पता चल जाए कि ये इस टेंस में है तो उसे हम टेंस के अनुसार चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तीसरा रूल ये कह रहा है कि हम हमेशा वर्ब का परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो तीसरा रूल में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फोर्थ रूल क्या कर रहा है कि हम उसके बाद यानी वर्ब के बाद हम एक प्रीपोजिशन लगाएंगे जिसका नाम है बाय। इसमें क्या है, हम क्या लगाएंगे, बाय। उसके बाद एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट है उसे हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना रूल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम एक एग्जाम्पल देकर आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया राम। ठीक है, राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर। देखिए राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, आप इसे हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानिए। ठीक है, राइटिंग क्या है, वर्ब है, यानी ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए हम ऑब्जेक्ट पहचान आपको बताएं कि आपको व्हाट और विच से किसको, वर्ब को लेकर क्वेश्चन करना है। तो मैं यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ कि राम इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो मैं बताता हूँ व्हाट से करना है। ठीक है, व्हाट राइटिंग, राम क्या लिख रहा है। तो देखिए उत्तर आ रहा है ना कि राम क्या लिख रहा है, राम एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, अगर यही आता कि राम विच से करते क्वेश्चन कि राम किसे पत्र लिख रहा है, तो अगर यहाँ पर आता कि राम मुझे पत्र लिख रहा है तो आंसर क्या आ जाता, मुझे, यानी मी, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर विच वाला फॉर्मेट काम नहीं कर रहा है, केवल क्या वाला फॉर्मेट काम कर रहा है, जिसका हमें आंसर मिल जा रहा है कि अ लेटर। राम क्या लिख रहा है, अ लेटर लिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्या कर रहा है कि राम इज राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहला नियम हम देखते हैं कि हमारा जो पहला नियम था वह ये कह रहा था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, अ लेटर को उठाकर हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये ऐसे बना लीजिए, हम यहाँ पर बना दिए क्या, अ लेटर। ठीक है, यानी ये किस में आ गया, ये वाली लाइन देखना है कि सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट में आ गया। अब इसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज। तो इज किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया था कि यदि इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ आ जाए तो ये हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वह चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बी ई आई एन जी, बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यही रहेगा, यानी इसी टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब यही रहेगा, इज। ठीक है, अब इज के बाद हम यूज करेंगे बीइंग।
तो अ लेटर इज बीइंग, अब देखिए मेन वर्ब लिखना है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि पैसिव फॉर्मेट वाला यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, पास्ट पार्टिसिपल लिखना है। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या है, अ लेटर इज बीइंग, अब हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ लिखना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट है तो क्या हो जाएगा, रिटेन, ठीक है। अ लेटर इज बीइंग रिटेन। अब देखिए मैं बताया था, क्या फिर से रूल सुन लेते हैं कि यदि एक्टिव वॉइस हमें जब पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, बीइंग लगा देंगे, ठीक है। उसके वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे और उसके बाद मेन वर्ब के बाद जब थर्ड फॉर्म में यूज कर देंगे तो उसके बाद हम एक प्रीपोजिशन लगाएंगे और उस प्रीपोजिशन का क्या नाम है, बाय, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या, राम, तो हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या बना देंगे, राम को, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे आप बना लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि राम को हमने यहाँ कर दिया और उस लेटर को यहाँ कर दिया, ठीक है। यानी चेंज सब्जेक्ट के नाम से आप इससे जान सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल लेकर दिखा दिया मैंने कि सी हैज फॉरगॉटन यू, सी हैज फॉरगॉटन यू, ये सेंटेंस है कि वह तुम्हें भुला चुकी है। यहाँ पर टू यू भी कर सकते हैं लेकिन अभी टू यू का हम पढ़ाए नहीं इसलिए बता नहीं रहे हैं, ठीक है। सी हैज फॉरगॉटन यू, वह तुम्हें भुला चुकी है। अब ये याद रखिए कि हमारा हैज है, ठीक है, यह किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो जब हमें इसे पैसिव में चेंज करना होगा, जब हमें इसे पैसिव में चेंज करना होगा तो ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है हम पैसिव वॉइस का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू का जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है, यू, यू का सब्जेक्ट यू होता है। अब बात आई हेल्पिंग वर्ब की, जब हेल्पिंग वर्ब की बात आई तो हेल्पिंग वर्ब हमारा दिख रहा है हैज, यानी ये हैज है जो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम लगाएंगे हैव बीन। तो यू हैव बीन। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए और यहाँ पर पहले से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हम बस उसे उसी प्रकार नोट कर लेंगे कि यू हैव बीन फॉरगेटन। अब वर्ब के बाद मैंने बताया था आप क्या पुट करोगे, बाय, प्रीपोजिशन बाय पुट करोगे और जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है हम पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हो जाएगा हर, ठीक है। अब देखिए आप इसका फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, जब पैसिव वॉइस हमको बनाना होगा तो बनाएंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है इसका हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट, प्लस उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब, यानी टेंस के नियम के अनुसार उसका हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस यदि अदर वर्ड रहता है तो हम यहाँ पर अदर लिख लेंगे, नहीं तो प्रीपोजिशन बाय यूज करेंगे, विथ यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो हमें अभी क्या पढ़ाए हैं, बाय, तो अभी हम बाय का ही बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए यू हमारा सी हमारा सब्जेक्ट था तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया हर, तो इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। आप इस फॉर्मेट को भी याद कर सकते हैं, यानी आप ऐसे भी बना सकते हैं। आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा है तो आप ऐसे बना सकते हैं, यदि ये कठिन लग रहा है तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास 2-3 ऑप्शन है, आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर 1-2 और बातें करके आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यू नहीं ले लिया, दे, ठीक है, दे लर्नड दियर लेसन्स, दे लर्नड दियर लेसन्स। देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें टेंस अच्छे से आएगा तभी हम उस पैसिव वॉइस को अच्छे से बदल सकते हैं। टेंस नहीं आएगा तो हम पैसिव वॉइस को ठीक से बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, तो हम देखते हैं पहले सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं कि सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि केवल 2 टेंस के हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वो भी केवल अफर्मेटिव के लिए। यानी अफर्मेटिव के लिए 2 टेंस के हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, सेकेंड है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। यदि आप प्रेजेंट का याद करना चाहते हैं तो प्रेजेंट का भी याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो यस या यस लगाते हैं, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसे उसी प्रकार लिख देते हैं। आपकी चॉइस से आप कुछ भी याद रख सकते हैं। हमें तो सिंपल लगता है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें केवल एक ही रूल है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है। यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं होता तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाता। तो लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को हम सीखे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वे अपना पाठ याद करते थे। ठीक है, अब वे अपना पाठ याद करते थे तो हमें क्या बनाना है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, इसका हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो डियर है तो डियर का कोई सब्जेक्ट होता नहीं, तो उसे उसी प्रकार लिख लेंगे कि डियर लेसन्स, डियर लेसन्स। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे आप तो प्लूरल के लिए बहुवचन या प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है वर। अब वर के बाद हमें लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, अब इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लर्नट ही होता है। तो डियर लेसन्स वर लर्नट। अब इसके बाद क्या लगाना है, बाई। जब अदर वर्ड नहीं है तो हम बाई लगाएंगे, और बाई के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं तो इसके आगे चर्चा करते हैं और इस चैप्टर पर या और भी एग्जाम्पल करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों में भी शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।